अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हों तो यकीनी तौर पर मुल्की और बैन-अक़वामी जो हम तनाज़र देखते हैं उसमें यकीनी तौर पर एक हिजान है, और वो हिजान इस तरह है कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है एक फ़िक्र का जज्बा जो है वो मौजज़न है कि कहीं तीसरी आलमी जंग ना छिड़ जाए, क्योंकि एक राउंड जब हो चुका और उस एक राउंड के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान हम ये नहीं तो कह सकते कि मुज़ाकरात फेल हो गए, लेकिन ताअत्तुल का शिकार हुआ। वो ताअत्तुल के शिकार के दौरान ही मुख्तलिफ जो मुज़ाकरात होते रहे, और इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का था कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब की काविशों की वजह से अंदरूनी खाना जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, और इस मुज़ाकरात के सिलसिले की एक कड़ी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 25 पॉइंट थे, उस 25 पॉइंट में से 22 पॉइंट पर तो पहले फेज़ में जो है वो मुत्तफ़िक हो गए थे, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिन 2-3 पॉइंट्स पे जो इख्तलाफात थे उस इख्तलाफात को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर कोशिशें की। उसमें यकीनी तौर पर कुछ सऊदी अरब की भी पुष्पनाई थी कि उनकी हिमायत थी, चीन की हिमायत थी, मिस्र और तुर्की की हिमायत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इस सीज़ फायर जो 21 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है उससे कबल जो है ये तमाम दूसरा फेज़ जो है वो शुरू कर दिया जाए, ताकि जो 3 रुकात मज़ीद जिस पर ताअत्तुल का शिकार है वो ताअत्तुल ख़त्म हो सके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त यकीनी तौर पर दूसरा मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में ही होंगे, और इस्लामाबाद में जो दूसरा फेज़ शुरू होगा उसके लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान तशरीफ़ लेके गए, और अभी तक वो ईरान में ही मौजूद हैं, और वहाँ के जितने भी सरकर्दा लीडरान हैं उनसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर सऊदी अरब रवाना हुए। सऊदी वलीद से मिलने के बाद वो कतर गए, और कतर के वलीद से मिलने के बाद अभी वो तुर्की में मौजूद हैं। तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वो तुर्की पहुँचे हैं, और तुर्की के बाद वो पाकिस्तान की जानिब गामजन होंगे। गो कि अभी तक की खबरें यही हैं कि सब अच्छा है, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक की ये कोशिश है कि दूसरा फेज़ जब शुरू हो तो उसमें हतमी नताइज सामने आए, और जिन नुकात पर इख्तलाफात हैं वो इख्तलाफात मुकम्मल तौर पर जो है हल हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब आज हमने देखा कि अमेरिका के वज़ीर जंग ने आज तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने खुली तौर पर कहा ट्रंप जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं ज़ुबान का एक तसलसल था कि अगर ईरान ने अभी भी मुआहदा नहीं किया तो उसे पत्थर के दौर में भेज देंगे, और यकीनी तौर पर उन्होंने ये धमकी भी दी कि ईरान एक छोटा मुल्क है और अमेरिका एक बड़ा मुल्क है। तो ये एक तनाज़र जो एक मुकम्मल जो तफसीलत है वो यही है कि अमेरिका हर तरीके से दबाव डालकर वो ये चाहता है कि ईरान फौरी तौर पर जो है वो सीज़ फायर के जो प्लानिंग है या जो भी नुकात हैं जो भी मुत्तफ़िक नहीं हो रहे थे उस पर इत्तफ़ाक़ कर लें। इसी तरह उसने आपने हरमज़ के ब्लॉक कर दिया है, और आपने हरमज़ में ईरान से की बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज़ या ईरान की तरफ आने वाले ईरानी जहाज़ों का जो है वो बिल्कुल तौर पर रास्ता मसदूद कर दिया गया है, गो कि दीगर जहाज़ वहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन ईरान ने इस पर सख्त जो है रद्दमल दिया है, और उसका कहना है कि ये खुल्लम खुल्ला सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अभी तक ना ईरान की जानिब से न अमेरिका की जानिब से किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। लेकिन ये दोनों मुल्क अगर शतरंज की बाजी खेल रहे हैं तो दीगर जो इर्द गिर्द के देखने वाले लोग हैं वो सख्त हिजानी कैफियत में मुब्तला हैं। यानी कि पाकिस्तान समेत पूरे मिडिल ईस्ट है, आप ईस्ट ले साउथ एशिया ले लें, इसके अलावा आप यूरोप ले लें, ये तमाम की तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त टेंशन की सूरत में है कि क्या होगा अगर ये नुकात पे अमल दरामद नहीं होता और 21 तारीख को सीज़ फायर ख़त्म हो जाता है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, और इस तबाही को रोकने के लिए पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा सरगर्म है, क्योंकि ईरान की जो तपिश है, जो आग है, वो हमें अपनी सरहद पर महसूस हो रही है, और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तरफ से भी सरकशी का एक सिलसिला जारी है, और तीसरी जानिब हमारा अज़ली दुश्मन भारत वो भी किसी तरह चाहता है कि सिंदूर 0.2 जो है उसे दोबारा शुरू कर दिया जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौराहे पर खड़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का शिकार भी है। इसी दौरान यूएई को इनको $3.5 बिलियन वापस करना पड़ा, फिर $1.8 बिलियन जो है वो यूरो बॉन्ड के हवाले से जो मिच्योर्ड हो गया था उस पर उनको मुनाफा भी देना पड़ा। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में था, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल साहब को कि उनकी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से उस खला को जो पूरा किया वो सऊदी अरब ने किया,
और साथ में कतर ने भी कुछ वादे वईद किए हैं। तो देखती अभी तक जो सबसे ज़्यादा काबिल अमल किया है, $2 अरब आज स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी है कि उसे मौसूल हो गई है, और ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त जो करंट पोजीशन आज स्टेट बैंक ने पेश की है वो तकरीबन $20 अरब हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो बता रही है कि पाकिस्तान की जो अंदर एक कैफियत होनी चाहिए तनाव की, वो नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी आज बुलंदतरीन सतह पे थी, यानी कि 1,69,000 पॉइंट पर स्टॉक मार्केट आज क्लोज हुई है। 1392 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसके अलावा आप अगर गोल्ड की रेट की तरफ चलें तो आज तकरीबन 14,000 रुपये का 1400 रुपये गोल्ड की कीमत में इजाफा हुआ है फी तोला, और गोल्ड जो है 5,04,000 रुपये पे जो है वो इस वक्त क्लोज हुआ है आज, यानी कि 16 अप्रैल को। तो अगर हम ये आशारिया देख लें तो इस आशारिया को देखते हुए तो यकीनी तौर पे हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पे। इसके अलावा मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि मार्च 2026 में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़्यादा सरप्लस रहा है, जो कि बहुत ही खुशखबरी है, इसलिए कि फरवरी में 2026 में करंट अकाउंट $23 करोड़ था, और फरवरी 2026 में ही करंट अकाउंट $0.23 अरब सरप्लस रहा था। तो इस तरह हम अगर देखें कि $1 अरब अगर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो करंट डेफिसिट है उसमें काफ़ी से ज़्यादा कमी होगी, ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी हुई। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पास क्योंकि इस वक्त आरबा हुर्मस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट होना बंद हो रही हुई हैं, इंपोर्ट हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, तो शायद इसकी वजह से डॉलर्स जो है उसके जो अखराजात है वो कम हुई हैं। एक वजूहत ये भी हो सकती है, इसलिए कि पाकिस्तान में तकरीबन ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 से 16 अरब डॉलर का है, यानी कि हमारी अपनी एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 25 अरब डॉलर हैं या 23 अरब डॉलर हैं, और हमारा जो इंपोर्ट है वो तकरीबन 38 से 40 अरब डॉलर है। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त हुक्मरानों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसे चला रहे हैं, या आप समझें कि पॉलिसी को नामजद कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस वक्त आवाम को भी उन्होंने इत्मीनान में लिया हुआ है। गो के आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती में मुब्तला हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी, और प्लस बिजली की किल्लत की वजह से जो 2.25 घंटा ऑफिशियली तौर पे जो ऐलान किया गया है कि लोड शेडिंग होगी, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बहरहाल ये तमाम सूरत हाल है, और इन तमाम सूरत हाल को तजिया करने के लिए आज जिन मेहमानों ने मुझे इस स्टूडियो में ज्वाइन किया है या इस प्रोग्राम की जीनत बने, पहले मैं उन साहब का तारुफ करा दूँ, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ देंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब सरदार सुहेल साहब, ये रहनुमा है PMLN के, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सरदार सुहेल साहब। थैंक यू सरदार साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब जिब्रान सरफराज साहब, ये इक्विटी एक्सपर्ट हैं, स्टॉक एक्सचेंज के माहिरों में तस्वुर किए जाते हैं, और आज हम इनसे स्टॉक मार्केट के ही हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो जिब्रान सरफराज साहब भी यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू जिब्रान सरफराज साहब, शुक्रिया। ये दोनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हम जूम पे भी हम कुछ बलूचिस्तान से लेंगे इंजीनियर दारू खान अचकजई को, जो साबिक सदर थे APCCI के। इसके अलावा फैसल मुकीम खान, साबिक सदर पिशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम पिशावर से लेंगे, उन्हें भी हम बात करेंगे। अगर क्या कहते हैं उसको कि हमारे यहाँ जो आजकल IT का शुबा है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो अगर हमें उस पर सही हमें अगर लाइन मिल गई तो हम यकीनी तौर पर हम उनसे बात कर सकेंगे। फिर हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सरदार सुहेल साहब, आपकी हुकूमत माशाल्लाह, मतलब कि आप लोगों को तो झंडा ऊंचा चल रहा है ना आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें वक्त और हालात ने जो है विन विन पोजीशन पैदा कर दी, वक्त और हालात ने पैदा कर दी, या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से कुछ जो है वो चीज़ें जो है अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो सीधी होती नज़र आ रही हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपने झंडे की बात की है तो ये झंडा किसी पार्टी का ऊंचा नहीं हुआ, बल्कि ये झंडा मेरे मुल्क का ऊंचा हुआ है, और हमें ये फ़ख्र है कि आज पाकिस्तान दुनिया के फ़ैसले कर रहा है। और मौजूदा जो हमारी क़यादत है, प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इसी तरह फ़ॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब, उनकी बेहतरीन हिकमत अमली से ये मुमकिन हुआ है। बेशक अल्लाह की मदद हमेशा से शामिल रही है, लेकिन अल्लाह ने ये ज़रूर कहा है कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें, उसका सिला मैं दूंगा। तो ये एक मुखलिसाना कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है कि आपने तीसरी आलमी जंग को रोका। आपका प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करता है तो आलमी मार्केट में रोका नहीं, पॉज किया अभी, समझ ले, रुक गई है। मैं आपको अब मजीद आपको मजीद बताता हूं कि अभी तक क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है।
कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करता है और आलमी मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही। पाकिस्तान की पावर है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता हुआ देखना चाह रहे थे। ये उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं थे, जो चाहते थे, जो कहते थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज खान के बगैर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के फैसले कर रहा है। आज पाकिस्तान मजबूत क़यादत के हाथ में है। आज आपके फील्ड मार्शल और आपके प्राइम मिनिस्टर वो दुनिया के फैसले कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, ईरान में जा रहे हैं, जबकि ईरान जंगी माहौल में है, वार जोन है। वार जोन में आपका फील्ड मार्शल, आपके मिनिस्टर, आपकी कैबिनेट जा रही है वहां पे जाके उनसे मुज़ाकरात कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात। जहां तक वार की बात है और जहां पहले मुज़ाकरात हुए हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उन मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम पॉइंट्स पे दोनों फरीकैन राजी हो चुके थे। अच्छा, यहां पे भी जैसे पाकिस्तान में आता है ना कि जी पग किसके सर पे बैठेगी, इसी तरह बाकी मुल्कों में भी है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते पहले राउंड में ही, जो कि कामयाब हो चुके थे, तमाम पॉइंट्स पे दोनों फरीकैन राजी हो चुके थे। 3 पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें कि इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, ये भी देखें, ये भी एक उन्होंने एक मुद्दा बनाया है, इसमें भी हो जाता, यूरेनियम की इस ज़िंदगी पे थी। सेकंड डे पे बैठना था, दूसरे दिन बैठ के इस पे भी टेबल टॉक होनी थी और ये भी मामला हल हो जाना था। लेकिन अगर ये मामला हल हो जाता तो वो पग जो है वो जेडी वेंस के सर जाती, वो ट्रंप साहब के सर पे तो नहीं जाती। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, गुड। बिल्कुल, मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं कि उन पॉइंट्स पे भी कोई इतने बड़े मुश्किल पॉइंट्स नहीं थे। जहां पे वो सारे पॉइंट्स मान लिए गए दोनों तरफ से, तो वहां ये 2-3 पॉइंट्स पे भी बात हो सकती थी और यही तय हुआ था कि सेकंड डे दोबारा बैठेंगे। लेकिन वहां से जी ट्रंप साहब की कॉल आती है कि आप वापस आ जाए। क्यों? इस वजह से कि ट्रंप साहब चाह रहे थे कि अब जब ये मुआहिदा होगा तो उसमें साइन करने के लिए मैं खुद पहुंचूंगा वहां पे। जब मैं साइन करूंगा तो मैं कहूंगा जी ये देखें मैं इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप साहब आ रहे हैं? ट्रंप साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कंफर्म बात है? बिल्कुल कंफर्म है। आर्मी चीफ की अभी तक की जो मुसद्दिका इत्तलात है कि वो ईरान गए, ईरान के बाद मुमकिना तौर पे वो अमेरिका जाए। नहीं, हमने तो सुना था तुर्की जाएंगे। नहीं, तुर्की तो पीएम जा रहे हैं। नहीं, तुर्की ये भी आगे ज्वाइन करेंगे। वो तो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मुमकिना तौर पे वहां से अमेरिका भी चले जाए। कुछ पॉइंट्स पे उनके जो मामलात है, जो खदशात हैं, जो ईरान के खास तौर पे, क्योंकि ईरान ये चाह रहा है तो कि ईरान से कौन आ रहा है? ईरान से प्रेसिडेंट आएंगे उनके, मसूद अच्छा। पज़ेश्कियान खुद आएंगे साइन करने, गुड। एग्रीमेंट पे साइन करने। मसूद ये खबर है? पज़ेश्कियान जी वो खुद आएंगे और उधर से ट्रंप आएंगे। अच्छा, अब हुआ क्या? अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। वो क्या, अमेरिका ने तो कोशिश और चाल ये चली थी दुश्मन ने कि मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, लेकिन वहां पे उनके जो ट्रंप साहब ने जो बयान दिए हैं पोप लियो के खिलाफ, वो आप देखें कि वो उनके गले पड़ गए। पोप लियो बेसिकली कैथोलिक ईसाई जो है, 1.5 अरब ईसाई है, उनके वो पेशवा हैं, बिल्कुल बिल्कुल रूहानी पेशवा है, बिल्कुल। और उनके खिलाफ ट्रंप क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी एक और अहम बात आपको बता दूं, जो अमेरिका के अंदर 25वीं आईनी तरमीम एक पास हुई है कि अगर आपका प्रेसिडेंट ज़हनी तवाज़ुन अगर खो बैठता है तो आप उसको हटा सकते हैं। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में और अमेरिका के आइन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जेडी वेंस ही प्रेसिडेंट होगा। आप 28वीं 29वीं तरमीम लाने के चक्कर में, और वो 25वें हमसे 3 पीछे हैं, वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम उनको ये प्लानिंग हमने दी है उनको कि आप इस तरह करके जो ना ट्रंप साहब से आप भी जांच छुड़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो भी तंग है उससे। लेकिन एक बात है, ट्रंप आपके लिए तो अच्छा हुआ, पाकिस्तान के लिए तो अच्छा साबित हुआ। बिल्कुल अच्छा साबित हुआ, उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ जो ट्रंप से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। जो इलेक्शन में ट्रंप से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, ट्रंप आएगी, इमरान खान को निकालेगी, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाएगी, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा हुआ है। पाकिस्तान के लिए तो अच्छा हुआ। मेरा ख्याल है कि जो एक खौफ था ना, ये जब ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के आ रहे थे तो एक खौफ था थोड़ा सा कि शायद कि वो पीटीआई की जानिब राग़िब हो। देखें, आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली की है। अच्छा, क्या उन्होंने कहा जी ट्रंप साहब को जो है ना नोबेल इनाम दिया जाए। बेसिकली देना तो नहीं था, लेकिन वो ट्रंप की साइकी को समझ गए। एक गुड बुक में आ गया ना, ट्रंप की साइकी को समझ गए। ये देखें, ये जो मुज़ाकरात हुए ना, जो पाकिस्तान सालिस बना है, ईरान को बचाया है, उसके पीछे वो ही वर्डिंग थी। 2 वर्ड थे बस। वो 2 वर्ड थे प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के। क्यों? वो बार बार ये कह रहा है, देखें जी मिस्टर शरीफ कितने बेहतरीन आदमी है, उन्होंने मुझे नोबेल इनाम के लिए और तो फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ करते हैं, ग्रेट गाय। तो ये वो अल्फाज थे प्राइम मिनिस्टर के और फील्ड मार्शल के, क्योंकि वो उसकी साइकी को समझ गए। तो बेसिकली लीडर आपका वही होता है जो हिकमत और बसीरत के साथ काम करे। ये नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी बड़ी जो है ना बातें करके आ जाए, उसके बाद फिर वो कश्मीर भी जो है ना उनको प्लेट में रख के दे दे और यहाँ पे लोग बंगले डाले, उसको जो है ना एयरपोर्ट से इस्तकबाल करते हुए चले। वो तो खैर लीडर जो है ना वो बाकी है कि वो आपके सियासी हरीफ है, उनकी कोई बात नहीं।
आवाम को मैं बता रहा हूँ ना कि लीडर इस तरह का होता है। लेकिन एक बात है कि अखबार में बता दें, जो तकरीर की थी वो 78 वर्षों में जितने भी लोगों ने तकरीर की सर, थी उसका बेनिफिट क्या हुआ पाकिस्तान को? मुझे ये बताएं, कोई फायदा हुआ उसका? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने नजरिया, आपने अपना एक अदब, एक अपनी सारी चीजें हमको वहां बयान तो कर दी ना। हमेशा से जो भी प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन के साथ खड़ा रहा, कश्मीर के साथ खुल के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब हों, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे शहबाज शरीफ हो, जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में गया, क्योंकि हमारा रियासती बयानिया है, हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो बयानिया देकर गए हैं। सरदार साहब, मैं चूंकि आज इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये कह दूं कि कश्मीर, आप जब कारगिल का जंग लड़ रहे थे, आप कश्मीर हासिल कर सकते थे, आपकी हुकूमत थी। हम तो डायलॉग से हासिल कर सकते थे। आपने जाके अमेरिका से कहा कि भाई ये बंद करवाओ और हमारे फौजियों के ये भी एक इल्जाम है आपके। बुला लिया था, हम तो डायलॉग से भी हल कर सकते थे। चले ठीक है, आज तक तो नहीं हुआ ना, ये भी बताए ना। तो चले जी जिब्रान साहब, अब माशाल्लाह आप तो स्टॉक मार्केट पे जो है वो बहुत बुलंदी की तरफ जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजीद जो है बुलंदी आएगी। क्या ये वो उन बयानात की वजह से जो ट्रंप की तरफ से या फील्ड मार्शल साहब या सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब का आ जाना, ज़रिए में बता दें कि ज़खायर को मतलब कि एक मेंटेन करना, फिर सरप्लस रहना $1 अरब, तो ये क्या मजमूई सूरत हाल क्या है? इसलिए कि आबनाए हरमेस के ना खुलने की वजह से प्रॉब्लम तो है सबको ही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि पहले जंग से पहले, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पहले जंग से पहले जो मार्केट जो बहुत बुलिश थी, मार्केट में पैसा भी आ रहा था, लोग इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही थी, नए इन्वेस्टर भी आ रहे थे। 1,80,000 तक चला गया था पॉइंट उस वक्त, तो 1,90,000 था। फिर तो आपने देखा जैसे ही 28 फरवरी के बाद जंग शुरू हुई, इसके बाद से ही मुसलसल बाजार जो है वो डिस्काउंट होती रही, तकरीबन लाइक 48,000 तक भी पहुंच चुकी थी। तो इसके बाद आपने देखा कि जंग में फिर जैसे क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़े तो इंटरनेशनली, तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे लोकल पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए, तो जिससे क्योंकि हमारी बेस इंपोर्ट बेस कंट्री है और हमारी मेजर इंपोर्ट जो है वो ऑयल है, तो ऑयल के बढ़ने की वजह से सिर्फ ऑयल नहीं बढ़ता, ये पूरा एक सर्कल है, मतलब आप समझे, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता था, अभी बढ़ा भी है, और साथ साथ अभी अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो मजीद बढ़ेगा, फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ गई थी। लेकिन जैसे ही देखा कि अभी जो पहले पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का जो एक रोल प्ले किया है, इसके बाद आपने देखा कि हालात थोड़े से बेहतर हुए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आया, और आपने देखा पहली, क्योंकि 40 साल पुरानी जंग है एक तरह से, तो ये 47 ईयर्स, हाँ, तकरीबन एक मीटिंग में तो ये रिजॉल्व नहीं होगा, इससे 2 से 3 मीटिंग मुझे लगता है कि होगी, इसके बाद जाके कोई हल निकलेगा। तो आई विश के ये सेकंड मीटिंग में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और पाकिस्तान का जो रोल है स्पेशली बता तो दिया उन्होंने, सरदार साहब ने कह तो दिया, इतनी बड़ी खबर दे दी आपको यार, आप फिर भी शक शुबा की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी खबर दी है कि ट्रंप साहब आ रहे हैं, जी, और ईरान के प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, और हकीकत है इन्होंने बात थोड़ी करीब कही कि 2 से 3 पॉइंट्स पे ही थोड़ी से इख्तलाफात हैं, और आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो चाह रहा है कि ईरान जो है उस पर इतना ज़्यादा रेजिस्ट ना करे, और चूंकि चीन की भी गारंटी होगी, रूस की भी गारंटी होगी, पाकिस्तान भी दरमियान में, तो आई थिंक सो के हो जाएगा दूसरे राउंड में। क्योंकि जंग सॉल्यूशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा जंग में जो है दोनों मुल्कों का नुकसान है, बल्कि पूरी ग्लोबली पूरी दुनिया का नुकसान है 100%। तो इसकी वजह से अब ये कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोनों को जो भी है, तो इसकी वजह जब दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही हालात पहले थे उससे मजीद बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मयार है पूरी इंटरनेशनली जो है अब पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि पहले जो है पाकिस्तान की इंपोर्टेंस इतनी नहीं थी, अब इसके बाद पहले इंडिया को जो शिकस्त दी थी, इसके बाद, और ख़ास तौर पे ये सालिसी का जो रोल प्ले किया है फील्ड मार्शल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, तो इसके बाद और पाकिस्तान का जो है वो बढ़ चुका है, और अब लोग दुनिया में अप्रिशिएट करें, गल्फ कंट्रीज़ भी देख लें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ भी देख लें, किसी ने ये नहीं किया, मतलब सालिसी का जो है करेक्ट मतलब नहीं, वो तो पार्टी बने हुए थे ना, तो कर भी नहीं सकते थे ना जी, लेकिन बहुत ट्रम्प ने भी ये कह दिया कि उन ममालिक का जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हम वहाँ जाएंगे भी नहीं, तो इसमें इंडिया भी कट गया, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सरहद ईरान से जुड़ी हुई है ना, बिल्कुल, इसकी वजह से पाकिस्तान ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान नेबर कंट्री है, और साथ साथ जो है पाकिस्तान को अच्छा मौका, पाकिस्तान को चाहिए कि मतलब इसका जो भरपूर फायदा उठाए, और जो दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेसी जो है वो अच्छी पैदा करे, ताकि जो पीस रहे। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी उभार आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना यह कि ये मजीद
और भी तवक्को की जा सकती जी, है? जैसे ही आप देखेंगे कि जंग का मुकम्मल तौर पे ऐलान जंगबंदी का मुकम्मल तौर पे ऐलान किया जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि ऑयल प्राइस जो इतनी स्पीड से 65 से 120 तो अभी भी तो 95 पे आ गई है, $95 फी बैरल। अभी भी महंगा है, मतलब जो पहले हाँ, देखा जाए पहले 60 70 65 के अराउंड क्रूड ऑयल पर बैरल जी, आज 95 पे है, 95 और आप 96 पे। देखेंगे इसके बाद डॉलर भी लगता है कि नीचे आएगा, डॉलर का जो रेट है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम बनेगा और जहाँ जो इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, तो इससे स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमिकली आप देखेंगे कि पेट्रोल के बढ़ने की वजह से हमें जो नुकसान हुआ है जंग में, मेन हुआ है पेट्रोल बढ़ने, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और लॉजिस्टिक हमारा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये बढ़ने की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई थी। तो सारे जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें जो कमी आ गई थी। एक्सपेंस जो है वो फ्यूल की वजह से काफ़ी नुकसान आ रहा था और एक्सपेंस बढ़ रहे थे। तो जैसे ही ये रिजॉल्व होगा तो चीज़ें दोबारा बेहतरी हो जाएगी, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, हायर डिविडेंड पे आउट आएगा और जो है कंपनी ग्रो करेगी। मेरा ख्याल है कि जैसे ही अगर ये जंग बंद होती है तो उसके बाद अगर स्टॉक पे सबसे ज्यादा अगर बूम आएगा तो ऑयल सेक्टर पे आएगा, ऑयल एंड गैस पे। जी, ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, यूरिया सेक्टर, इन 3-4 सेक्टरों पे ये इस पे फर्क आएगा। बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुझसे कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक के लिए, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। फिजिबल रास्ता नहीं है। वो मैं इसलिए कहूंगा कि ये TIR पाकिस्तान उसका मेंबर बना है आज से कोई 8-10 साल पहले या कम से कम कोई 6-7 साल पहले। 2014 में बना है जी। टाइम ईयर जी, मुझे एग्जैक्ट जो है वो पता 2014 में नहीं बना है पाकिस्तान इसका मेंबर। हाँ। जी हाँ, तो उसमें हमने एज ए नेशन उसमें जो है वो ये कहा था कि हम TIR को वागा जो है वो इंडिया के लिए जो है ना रास्ता देंगे ना उनको एंट्री देंगे। उसके अलावा हम जो है वो आज से जो है वो जो है आज तक जो है वो ये TIR के तहत जो है वो ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते तुर्की जो है वो अपने माल बेचते रहे हैं और तुर्की से और ईरान से हमारे पास जो है वो TIR के तहत माल आ रहा है। दूसरी बात ये कि मैं इसको इसलिए जो है वो काफी नहीं समझूंगा कि अगर हम जो है वो TIR के तहत तुर्कमेनिस्तान को वह ईरान माल भेजेंगे तो ये फिजिबल है, और अगर हम वह ईरान अदर देन तुर्कमेनिस्तान किसी और मुल्क को भेजेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल है, वो ये कि जो तुर्कमेनिस्तान के अपने अंदर के कवानीन है, उन कवानीन में TIR के जो ड्राइवर्स है उनके लिए वीजा मसला है। नहीं, मेरे ख्याल है कि जारूक खान साहब ये होगा, माजी में होगा मसला, लेकिन TIR जो है TIR के तरीके पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो फ्रोजन गोश्त वगैरह है वो चला गया है और बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ पहुँचा है। मेरा ख्याल है कि TIR को स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान ने एक दबाव भी डाला है अफगानिस्तान पे कि अगर आप रास्ता नहीं देते तो हमारे पास रास्ता मौजूद है। बात यह है बिलाल भाई, हम सुनते आ रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से कि जी हमारे पास जो है वो मुतबादिल रास्ते हैं, हमें बिल्कुल अफगान ट्रांजिट वाया कराची और वो गवादर जो है वो किसी किस्म की जरूरत नहीं है, हम बाहर से करेंगे। ये लाख भी कहें, इनके जो है वो बातें धमकियां हैं और उनके पास जो है वो पाकिस्तान से अच्छा मुतबादिल नहीं है उनके पास नहीं, और हमारा भी इसी तरह का जो है वो एक प्रेशर हो सकता है। ये फिजिबल बिजनेस नहीं हो सकता। मतलब है कि आप इससे इत्तेफाक नहीं करते TIR रूट से? नहीं, TIR रूट जो है वो ऑलरेडी है, मतलब TIR जो है वो ये जो अभी जो नया बना है वो तो पाकिस्तान ने और ईरान ने एक नया रूट खोला है। इससे पहले एक और रूट से ऑलरेडी जो है वो ईरान के साथ हमारा TIR पे काम हो रहा था। अच्छा खैर, अब मुझे चले TIR को एक तरफ करते हैं। अभी क्या सूरत हाल है? क्या अफगान ट्रांजिट बंद होने के बाद बलूचिस्तान के ताजिरों जो है वो मतलब कि उनकी क्या उम्मीद क्या उन्होंने को मुतबादिल कारोबार इख्तियार कर लिया या इस उम्मीद में बैठे हैं या अफगान ट्रांजिट रेट खुल जाएगा? देखें, अब जो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं उसमें सिंध है और पंजाब है,
पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अब सिंध और पंजाब जो है वो इंडस्ट्रीज वहाँ पे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे है। पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है वो ट्रेडिंग प्रोविंसेस हैं और आपके बेहतरीन ट्रेडिंग प्रोविंसेस जो है वो बन सकते हैं। और इसको जो है अगर आप मतलब आपसे मुराद मैं आप हमारा जो 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 इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार जो गवर्नमेंट होता है वो अगर उसको तवज्जो दे तो आपका जो कोयटा है वो सेंट्रल एशिया यूरोप के लिए एक बेहतरीन रूट है। सर जी जब अमन ही दुरुस्त नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा वो, वहाँ ताजिर कौन जाएगा? अमन और अमान जो है वो रोजगार के साथ मुंसलिक है। अगर रोजगार होगा तो अमन और अमान खुद ब खुद होगा। बात यह है कि हमने जो है वो लोगों को रोजगार देना है और लोगों को रोजगार देने के बाद जो है वो किसी के पास ये जवाज नहीं रहता और खुशी से कोई भी जो है अमन अमान में खलल नहीं डालता। ये शुरू में जो है वो कोई उसको वरगला देता है, बाद में उसकी मजबूरी बन जाती है। हमने जो है वो पॉलिसी ऐसी बनानी है कि हमारे बच्चों को कोई वरगला ना सके और ना किसी की जो है वो माशी मजबूरी हो। अगर हम इस फार्मूले पे चले तो ये वो दिन दूर नहीं कि आपका जो 2 सूबे हैं वो आपके जो है वो बेहतरीन आपके जो है वो ट्रेडिंग प्रोविंसेस बनेंगी। ठीक है, थैंक यू। ये दारू खान साहब थे, जिन्हें दारू खान साहब चकजई साहब थे, साबिक सदर APCCI के। इस वक्त हमसे कोयटा से मुखातिब थे। इनकी बात भी दुरुस्त है कि बलूचिस्तान एक अच्छा हब बन सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब अमन अमान की सूरत हाल बेहतर ना हो तो कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। फजल मुकीम साहब आप मेरे साथ हैं ना मौजूद? बिल्कुल साहब मेरे साथ मौजूद है, बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आप सुने ज़रा, मैं ज़रा सरदार जिब्रान सरफराज के पास पहले चलूँगा। जिब्रान सरफराज साहब ये बताइए कि ये जो दारू खान साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान जो है वो बहुत अच्छा हब बन सकता है, एक ऐसे मतलब कि इकनॉमिस्ट के आप ये एक माहिर माशियात के तौर पे आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में गवादर का जो सिलसिला हो रहा है, अमन अमान ये जो सिलसिला है, उसमें ये बात फिट हो सकती है कि कोयटा को आप एक मतलब एक टेट सिटी बनाए आप, या वहाँ पर कोई क्या तजुर्बे सिंध और बलूचिस्तान पंजाब के सरमाकार वहाँ जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो अमन और अमान जो है वो बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि जब कारोबार शुरू होगा तो अमन अमान आ जाएगा। नहीं, पहले अमन और अमान होगा तो कारोबार करेंगे। लोग डरेंगे कि जब तक काम जब आप शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को मार रहे हैं तो कौन जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल, जब से पहले अमन अमान होगा देन जो है लोग आएंगे कारोबार करने के लिए। जाहिर सी बात है जब तक अमन अमान नहीं होगा तो लोग अपनी जान का रिस्क क्यों लेंगे, वो दूसरी जगह मूव होंगे। वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर सेफ तो है, सबसे पहले अपनी जान को सेव करेंगे। तो जब से अगर हम लोग अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं अमन अमान करने में, और उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है वहाँ बलूचिस्तान पे, कोयटा में, और जो लेकिन सबसे पहले जो पीस होगा तो आप मेंटली तौर पे भी और फिजिकली भी आप जो है उसके लिए प्रिपेयर होंगे कोई भी काम करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास वसाइल तो बहुत हैं। इसको जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि दूसरों सूबे का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सरदार साहब एक मसला है वो करप्शन। ऐसे जी बलूचिस्तान में जितने भी सरदार आए वही हुक्मरान बने वहाँ पे, आज भी सरदार हुक्मरान हैं, फिर भी वहाँ के आवाम की जो है हालत तब्दील नहीं होती और वो उंगली उठाते हैं सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ। अब बात ये होती है कि सरदार साहब आप करप्शन कैसे ख़त्म होगा? अच्छा, इससे पहले मैं एक और जवाब देता हूँ दारू खान साहब की बात पे कि जो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और कोयटा जो बेहतरीन बिजनेस हब बन सकता है। बिल्कुल, दारू खान साहब और कोयटा की आवाम को ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान और स्पेशली कोयटा जो है ना वो बिजनेस हब बनने जा रहा है। गवादर में इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, आने वाली है। इसी तरह आपके पूरे बलूचिस्तान के अंदर ये जो आपका अफगान ट्रांजिट है ये भी इंशाल्लाह खुल जाएगा, और जो ईरान के रास्ते हमारी जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की TIR जो रूट्स हैं ये भी इस पे बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली अभी बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट गवादर के अंदर आने वाली है, उसमें पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर वहां जाएंगे। बाकी जहां तक अमन की बात है, जो वो अधिकार दे के मारे थे, हमने उनको और उनके हैंडलर्स को बेहतरीन सबक सिखाया और उनको इंशाल्लाह हमने ठोक दिया है। और अब आपने देखा होगा कि जब से उनके हैंडलर्स को हमने मारा है तो वहां पे थोड़ा सा अमन आ गया और अमन पे हमने कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद अब हमारी हुकूमत की दूसरी जो तरजीह है वो मईशत है, वो अब हम मईशत की तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली बलूचिस्तान। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। गवादर और कराची आपका दुबई का मुतबादिल है। इस साल के एंड तक आप देखेंगे कि कराची की जो प्रॉपर्टी है, कराची एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है।
इसी तरह आपका गवादर जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है और दुबई के मुतबादिल होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे और स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी दुबई में, उनको ये पता चल गया है कि दुबई सेफ नहीं है। दुबई के जितने भी दावे थे वो सारे खोखले रह गए, क्योंकि उन्होंने वो जो गोल्डन कार्ड जो दिया हुआ था वो ईरानियंस का उन्होंने जब्त किया जब ये जंग हुई। इससे तो पाकिस्तानी को भी तो जब्त किया है, सुना कि पाकिस्तानी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। पाकिस्तान की अभी तक कोई ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, हाँ। ना कोई रिपोर्ट हुई है। ईरानियों का दिया है, जो सबसे उनकी गारंटी यही थी। अब इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो दुबई पे इन्हिसार नहीं कर रहा, दुबई ट्रस्ट नहीं कर रहा। मैं यहाँ रुकूंगा, दुबई के साथ ही करेंगे। पहले आप बात करें, फिर मैं फजल साहब की तरफ जाऊंगा। ये दुबई हमारा सेंटर था ना, चाहे वो डॉलर का मसला हो, सोना का मसला हो, स्टॉक का मसला हो। जब दुबई खत्म हो जाएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा कराची की स्टॉक मार्केट पे या पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे? इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वहाँ से मूव होकर पाकिस्तान को और गवादर को और पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ मोर सेफेस्ट देन यूएई अगर हम देखा जाए इन अ वॉर पोजीशन। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ थी, हमारे जहाँ वर्कर्स जाते थे वहाँ कमा के फिर रेमिटेंस भेजते थे, तो और साथ साथ उनको भी वो चीज़ हुकूक नहीं मिलते थे जो पाकिस्तान में लेके जो फैसिलिटीज़, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में वो चीज़ तो प्रोवाइड नहीं कर रहा जो एज़ कम्पेयर टू यूएई है, बट यूएई से जो हमारा एक हब था अब वो कनेक्शन खत्म हो के दूसरे सेक्टर में जा पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव। जी फजल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? फजल मुकीम खान साहब जी, बहुत शुक्रिया कि सर कि आपने हमें बर्दाश्त किया, काफ़ी देर से हमारी बातें सुन रहे थे और खामोश भी थे। फजल साहब, मैंने दारू खान अचकजाई साहब थे कोयटा से, चमन में होते हैं, ये साबिक सदर भी थे पीसीआई, इनसे मैंने पूछा था टीआई रूट बना है जो कि वाया ईरान है, ये क्या मुतबादिल है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का? देखिए, अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड का अगर मुतबादिल अगर सोचते हैं ना तो ठीक है, उसका 100% नहीं होगा, लेकिन एक नया रूट ओपन हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में आसानी मिलेगी। जो अफगानिस्तान की मनाफी बची थी कि मेरे के अलावा आप किसी और रूट पे नहीं जा सकते, तो एक नया रूट मिल गया। लेकिन अफगानिस्तान का जो रूट था वो आपको निहायत सस्ता और सारी आबादी से गुजरना हुआ सेफ एंड साउंड रूट था। वो अलहदा बात है कि आज उसका माहौल बड़ा सख्त और गुजरना मुश्किल हो चुका था। आपकी आवाज, मुकीम साहब आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे ख्याल है कि नेटवर्क तो ठीक है, हाँ नेट इशू हो रहा है थोड़ा सा। हाँ जी, बोलिएगा। मैं आपको ये कह रहा था कि जनाब, अगर आप अफगानिस्तान के रूट को चेक कर लें, तो ये जो सेंट्रल जो नया रूट मिला है TIR परमिशन, जो गवादर से होता हुआ गुम्बद और गुम्बद से होता हुआ रेमदा से ताशकंद तक जो चली गई, तो ये आपकी सक्सेसफुल सोलो फ्लाइट रही है, वो जबरदस्त फ्लाइट थी आपकी। लेकिन जो अफगानिस्तान का खास लेवल बदल नहीं हो सकता, जो हमें वाया मेरे ख्याल है। एक मिनट मुकीम साहब, मैं आपको टेलीफोन लाइन पे ले लेता हूँ। मैं टेलीफोन लाइन पे लेता हूँ, आपकी आवाज़ जो है ना वो हमारी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, नेट का मसला आ रहा है, आपको टेलीफोन लाइन पे ले लेते हैं जी। तो जब तक हम ये बात कर लेते हैं इसे, तो सरदार साहब मैं सोचता हूँ कि दुबई चलो, रुझान खत्म हो गया। दुबई का मुतबादिल पाकिस्तान कह रहे हैं दुबई चलो, कराची, अब वो खत्म हो गया। कम टू दुबई या इसमें एक और चीज़ ये कि आपका जो दुबई में लोग प्रॉपर्टी में और दीगर चीज़ में इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से पैसे यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट में आएगा, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन होगा, पाकिस्तान के साथ साथ कतर दूसरे ममालिक हैं वहाँ भी मूव होगा, सऊदी अरेबिया डेवलप होगा, तो जाहिर सी बात है इनका जो पैसा है फिर हर जगह डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बातें हम कर तो रहे, लेकिन यूएई वगैरह एक ऐसी हुक्मरान है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो ऐसी पुरकशिश चीज़ें देते हैं कि हमारे सरमायाकार की तरफ ताक़िब हो जाते हैं। नहीं, हमारे सरमायाकार जो ब्लैक मनी यहाँ से जाता था ना, अब उनकी तरफ तो वो ब्लैक मनी कहाँ जाएगा? ब्लैक मनी कहीं नहीं जाएगा, वो यही मुल्क के अंदर ही लगेगा। मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो वाइड कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल या एमनेस्टी, तो या आपकी हुकूमत, जैसे इमरान खान की हुकूमत ने एमनेस्टी दी थी, तो आपकी हुकूमत भी एमनेस्टी दे सकती है। अच्छा, अभी फिलहाल इस पे कोई फैसला हुआ मेरा ख्याल है कि होगा, लेकिन होना चाहिए। देखें, क्योंकि पाकिस्तान का और कराची का एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना वो दुबई के अंदर पड़ी हुई है और हमने वो वहां से लानी है यहाँ पाकिस्तान। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन कहा कि 100 अरब रुपया यहाँ से बाहर गया, तो वो अब पाकिस्तान आएगा और उसके लिए हमने कोई ना कोई तरीकाकार लोगों को थोड़ी सी सहूलत देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो सरमायाकारी जो यहाँ से बाहर पाकिस्तान में आए।
पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में खुशहाली आए, और इंशाल्लाह आने वाले 5 से 6 महीने आप देखेंगे कि कराची की जो प्रॉपर्टी है वो आपके दुबई के इक्वल होने वाली है, आपकी यहाँ डबल होने वाली है, रियल एस्टेट आपका बहुत ऊपर जाने वाला है। ये अभी मैं आपको लिख के इसका मतलब है कि इसीलिए आप डिफेंस में आप फिर रहे थे, आप प्लॉट देख रहे थे। खैर, मेरे साथ फजल मुकीम खान साहब मौजूद हैं, वो साबिक सदर पेशावर चेयरमैन कांग्रेस, जो बात भी हो रही थी। सर, आवाज आ रही है मेरी फजल साहब? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। या बात आपकी बात दुरुस्त आ रही है? वैसे जो उस वक्त बात कर रहे थे ना, वो समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं। जी, अब आप बताइए, टीआई रूट जो है मुतबादिल है अफगान ट्रांजिट ट्रेड का? देखिए जी, प्रेजेंट जो अफगानिस्तान से जो हमारे हालात बने हुए ना, उसकी निस्बत अगर देखा जाए तो टीआईआर रूट जो है ये आपको गवादर और गुम्बद से होता हुआ आपको ताशकंद लेके जा रहा है। हाँ। ये इस समय एक अच्छा नेमल बदल मिल गया, जो अफगानिस्तान के मनाफी मची हुई थी कि आप मेरे अलावा आप सेंट्रल एशिया एंटर नहीं हो सकते। हाँ। ये जो नया रूट मिल गया उनके मनाफी तो टूट गई, लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ पे जो उनकी मनाफी टूटी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लोगों को बेरोजगारी का बेइंतहा ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे जो लाखों लोग छोटे मोटे बिजनेस से नहीं, मुझे ये बताइए मुकीम साहब, वक्त कम है इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। मुझे इस पता है कि बेरोजगारी फैल गई, वहां ट्रांसलेट बंद हो गया, उस पर हो गया, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि एक चंद मुनाफे की खातिर आप मुल्क के मफाद को नहीं देखते। आप मुल्क के मफाद को देखेंगे ना, आप तो ट्रेड कर रहे हैं, वो दहशतगर्द वहां से भेज रहे हैं, तो ये भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, कि वो आपके शहरों पर बम के धमाके कर रहे हैं, आपके खुदकश धमाके कर रहे हैं, तो ये भी तो इम्पैक्ट देखें ना कि इसकी वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड अगर बंद हुआ तो इसे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सही हुआ। सर, अफगान ट्रांजिट ट्रेड तो हम हमेशा, जी फजल साहब, जब हमारे हालात अफगानिस्तान के, फजल साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये भी तो देखें ना कि वो दहशतगर्दी का अंसर वहां से यहाँ आ रहा है, तो ये भी तो अप्रिशिएट करें ना कि यार अपने मुल्क की खातिर जो है अगर ये बंदिश हुई है तो वो अच्छी बात है ना। सर, तो हम तो ये रो रहे थे कि ये बंदिश आज से कुछ साल पहले हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, लोग इतने ज्यादा यूज थे, लेकिन आज जो टीआईआर रूट है ये पाकिस्तान के लिए बहुत गुड लक है। सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में बेइंतहा रह गई और आपको कारोबार करने का एक नया रूट भी मिल गया, जो आपने सेंट्रल एशिया में आपकी एंट्री हो गई। कम से कम पहला ट्रक आप गोश्त का ले गए, इसके बाद मजीद कई ट्रांसैक्ट आपकी तैयार बैठी हुई है जो इस रूट के जरिए चले जाएंगी। बिल्कुल सही, लेकिन नहीं, मुझे शॉर्टली ये बताइए वो पहुंच गई, सब कुछ हो गया, मुस्तकबिल क्या है इस टीआई रूट का? सर, मसला ये है कि अल्लाह करे कि ये कामयाब तरीन रूट रहे। ये जो टीआईआर रूट है ये 2014 में बना था और 77-76 कंट्री के दरमियान एक जी, 77, अगर इसके तहत अगर कामयाब ये चले गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप देख लें हमने ईरान पाइपलाइन भी डालने की कोशिश की थी, जो जाकर अफगान जो ईरान पर जो सैंक्शंस लगी हुई थी उसकी नजर चला गया। पर कोई ऐसी बात ना हो तो इससे बेहतरीन रूट इस टाइम पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रूट के अलावा एक अच्छा बेहतरीन रूट और बेहतरीन नेमल बदल मिल गया आपको। मिल गया, तो मेरा कहने का मकसद है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बंद होने से जो ताजिर मुतासर हुए थे तो वो इस रूट से फायदा उठाए ना। सर, कैसे फायदा उठाएं? मुझे होता है मैं पेशावर से लेके जाऊंगा, मुझे 2000 किलोमीटर का ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा। मेरा जो कास्ट पे मतलब आ रही, मेरी कास्ट ऑलमोस्ट जो कराची का बिजनेसमैन है मेरी कास्ट उससे बढ़ जाएगी, मेरी कास्ट उससे काफी बढ़ जाएगी, मैं उसको कम्पीट ही नहीं कर पाऊंगा। जो कराची का बिजनेसमैन है वो उसको इजीली अवेल कर सकता है, हम लोग अवेल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब जैसे शाहरुख खान साहब ने कहा था, सर हम लोग सिर्फ ट्रेडर हैं, हम लोग आप जो पंजाब और सिंध का बना हुआ माल अपने कंधे पर रखकर जाके तो पूरी दुनिया में बेच के आते थे, मतलब सेंट्रल एशिया। जी बिल्कुल सेंट्रल एशिया में। तो सर अब वो हमसे वो रूट निकल गया, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को एक रूट मिल गया, उसमें हमें निहायत खुशी है। कम से कम रोटी पूरी नॉलेज हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे फजल मुकीम खान साहब। भाई के टीआई रूट जो बनी है, नहीं ये ट्रांसपोर्ट जो रूट है
ये रूट जो है वो कामयाब रूट तो है, लेकिन बहरहाल अभी तक हमने इस पर बहुत ज़्यादा की। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि टाइम का वक्त में मैं ज़रा आखिरी तौर पर सरदार सोहेल साहब से पैगाम ले लूँ और जिब्रान साहब से फिर इसका करते हैं। सरदार साहब, आखिरी पैगाम बताइए देखिए जी, मुल्क कौम के लिए और आइंदा मुस्तकबिल के लिए। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी में अपने पीक टाइम पर है और पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है कि आप पाकिस्तान के हमदर्द जो लोग हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का साथ दें, मौजूदा क़यादत का साथ दें। पाकिस्तान बेहतर ट्रैक की तरफ जा रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात है थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं, जो मुआशी तौर पे या जो महंगाई हुई है, इस पे इंशाल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। वो लोग नाकाम और नामुराद हो चुके हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट देखना चाहते थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको जो है ना मुंह की खानी पड़ी है। और आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को तरक्की दी है, इज्जत बख्शी है और आपका इस्लामाबाद इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया के फैसले करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला, मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर का एक मरकज बनेगा इंशाल्लाह। और जैसे कतर एक सालिसी का मतलब कि मरकज था, पाकिस्तान बनेगा। जी जिब्रान साहब, क्या फील कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? जल्दी। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग भी अच्छे हैं, काबिल लोग भी हैं, बट ये कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि सारी क्रीम पहले तो आपने देखा कि पाकिस्तान से बाहर चली गई। जो पाकिस्तान जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जो थे, तो इनको आप पाकिस्तान में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो पाकिस्तान में ही काम करें। और जो पाकिस्तान में लोग बाहर जा रहे हैं, तो इस जो मतलब जाहिर सी बात है, अच्छे लोग चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में एज ए स्टॉक मार्केट के कैपिटल इक्विटी होने के नाते आप क्या पैगाम देंगे आवाम को? जल्दी से बताइए। देखिए, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं शेयर्स खरीदने चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान में है। आप देख रहे हैं कि इसी वजह से तो पाकिस्तान जो है वो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर होता है और फॉरेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि फॉरेन कोई जो जैसे जंग हुई तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पहले स्टॉक मार्केट पे है। इसी तरह जैसे जंगबंदी हो रही है, इसका इफेक्ट फॉरेन इमीडिएटली आपका स्टॉक मार्केट पे आ रहा है। फिर लॉन्ग टर्म पे जो दूसरी मार्केट एक आईना होता है, मईशत का एक आईना होता है। बहरहाल अल्लाह ताला करे पाकिस्तान के जो परचम है बुलंद से बुलंदतर हो। और हमेशा से मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले यही कहता हूँ कि पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आइंदा भी जिंदाबाद रहेगा। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।